एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे सोशल स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1, हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स? देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। हिस्टोरियंस को डेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल्स वर फॉट। अब एक ऐसा टाइम है जब आपको डेट्स का फर्म नहीं होती है, आप अंदाजे से एक दूसरे से फिर इसके बारे में लड़ाई करने बैठ जाते हो। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? अब बहुत बार लोग क्या बोलते हैं कि हमें तो हिस्ट्री इतनी बोरिंग लगती है, बहुत किसी चीज़ें हमको सिर्फ याद करना होता है यहाँ पे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है या सच में ऐसा होता है, ये हम अब पढ़ेंगे। हिस्ट्री इज़ सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? जो चेंजेस हैं जो एक टाइम पीरियड में होते हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। कैसी चीज़ें थी पहले और कैसे अब वो बदल चुकी हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, वी रेफर टू टाइम। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। हम क्या बात कर रहे हैं? पहले कैसा था, अब कैसा था। हिस्ट्री में हम यही सारी चीज़ें देखते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट what we see around us. We take things for granted, as if what we see has always been in the world we inhabit. हम जहाँ रहते हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं हमेशा से वो तो वही हैं, तो उसके बारे में हम इतना ध्यान देते भी नहीं उन चीज़ों को। But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. अब कभी कभी ही ऐसा होता है कि हम क्यूरियस हो जाते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर कि ऐसी है तो ऐसा चीज़ क्यों है। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. अब कोई अगर चाय की दुकान पर चाय पी रहा है रोड के किनारे, तो आप सोचोगे उसको देखकर कि ये चाय पीनी कब स्टार्ट हुई लोगों ने और ये कैसे लोग चाय पीने को इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन से ऑब्वियसली एक ख्याल आएगा ट्रेन कब बनी थी, किसने बनाई थी। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspapers began to be printed. अगर न्यूज़पेपर नहीं होते तो लोगों को आस पास में हो क्या रहा है उसके बारे में पता कैसे चलता। तो ये सारे ख्याल हैं जो आपके दिमाग में आने चाहिए। All such historical questions refer to us back to notions of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. अभी नेसेसरी हो गया है कि हमको स्पेसिफिकली डेट और ईयर सब प्रिसाइजली मेंशन करना होता है। पहले के टाइम पर इतना प्रिसाइजली हम एक एक चीज़ को मेंशन ही नहीं करते थे। Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time. अब कुछ ऐसी चीज़ होती है जो एक दिन में नहीं होती है, ग्रेजुअली अकर होती है और आप उसके लिए एक पर्टिकुलर डेट तो दे ही नहीं सकते हो। People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. एक दिन में तो लोगों ने चाय पीना शुरू नहीं करा, धीरे धीरे ये चीज़ें प्रोसेस में आती है, तो आप इसके लिए एक पर्टिकुलर डेट नहीं दे सकते हो। There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started or changes took place within the economy and society. सेम ऐसे ही कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है जब हम बता दें कि चेंजेस कब हुए सोसाइटी में या फिर ब्रिटिशर्स ने कब मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। इन सब की कोई पर्टिकुलर डेट हमारे लिए मेंशन नहीं कर रखी है। All these things happen over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes become visible. एक टाइम पीरियड इलैप्स हो जाता है, उसी के बाद हमको ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि ये सारे चेंजेस नोटिस होना शुरू हो जाते हैं। Why then do we continue to associate history with a string of dates? अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पर्टिकुलर डेट दे ही नहीं सकते हो तो फिर आप हिस्ट्री में सारी चीज़ों को डेट से ही क्यों मेजर करते हो? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न।
There was a time when history was an account of battle and big events. अब जो बिग इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में, जैसे बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सार हो गया, ये तो एक पर्टिकुलर दिन ही स्टार्ट हुए थे, तो इनके लिए हम लोग स्पेसिफिकली डेट्स दे सकते हैं. इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़. किस दिन कोई पर्टिकुलर इंसान राजा बना, किस दिन उसकी डेथ हो गई, इन सब के बारे में आप स्पेसिफिकली डेट दे सकते हो. हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड, किस दिन राजा बना, द ईयर ही मैरिड, जब उसकी शादी हुई, जब उसके बेबी हुआ, जब कोई लड़ाई स्टार्ट हुई, या फिर जब वो मर गया और उसके मरने के बाद कोई नया सक्सेसर उस थ्रोन पर बैठा. ये सारे ऐसे इवेंट्स को हम पर्टिकुलरली डेट में बता सकते हैं और इस पर हम लोग डिबेट भी कर सकते हैं. एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood. अब मेन क्वेश्चन अब हिस्ट्री में क्या पूछा जाता है कि लोग पैसा कैसे कमाते थे, कोई चीज़ प्रोड्यूस कैसे करते थे, क्या खाते थे, उनकी सिटीज़ कैसे डेवलप हो रही है, मार्केट्स कैसे डेवलप हो रहे, किंगडम्स कैसे बनते थे, या फिर किंगडम बनाने के न्यू न्यू आइडियाज़ उनके दिमाग में कैसे आते थे. आती है विच डेट्स, कौन कौन सी डेट्स हैं वो. बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट. कब पता चलेगा कि ये डेट तो इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. The dates we select, the dates around which we compose our story of the past, are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. कोई डेट खुद में तो इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाती है, हम लोग कोई इंसिडेंट वहाँ पर ऐसा हुआ होता है जिस पर हम फोकस ज़्यादा करके बताते हैं और उसको हम इम्पॉर्टेंट बनाते हैं. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. अभी हमारा इंटरेस्ट कहीं और है तो वहाँ की डेट्स हमें सिग्निफिकेंट लग रही है. जैसे ही हमारा इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, हम न्यू इश्यूज़ पे ध्यान देने लग जाएंगे, शायद हमारे लिए भी ये डेट्स चेंज होने लग जाए. कंसिडर एन एग्जाम्पल. इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट. ब्रिटिश हिस्ट्री के टाइम पर एक एक गवर्नर जनरल ने जो रूल करा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट था. उसके बाद These histories began with the rule of the first governor general. पहला गवर्नर जनरल था हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स और लास्ट था हमारा वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन. ये हमारे थे गवर्नर जनरल. इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर हेस्टिंग्स, वेलेस्ले, बेंटिंग, डलहाउजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कर्सन, हार्डिंग, इरविन. ये सारी उस टाइम के रूलर्स हैं जिनके बारे में एक एक चैप्टर दे रखा है, तो आप डिटेल में इसको देख सकते हो वहाँ पे. इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज. उस टाइम पर अगर एक की डेथ हो जाती थी तो दूसरा उसका सक्सेसर आ जाता था, तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस था. ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज़, टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, अचीवमेंट्स. अब जितनी भी डेट्स हैं हिस्ट्री में, सब इन्हीं लोगों के आसपास घूमती रहती थी. इन्होंने क्या पॉलिसी बनाई, इनके क्या अचीवमेंट्स थे, कौन सी डेट को अचीवमेंट्स थे, उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात होती है. इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो. लोगों ने इतना इम्पोर्टेंस दे दिया है इनको, जैसे इनके अलावा बाहर कोई और दूसरी चीज़ है ही नहीं हम लोगों को ध्यान रखने के लिए. द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन्हीं की लाइफ के अलग अलग पार्ट्स को ही हमने हिस्ट्री में बता रखा है बस, और वही हमें ब्रिटिश इंडिया का थोड़ा सा डिटेल बताती है. Can we not write about the history of this period in a different way? अब क्वेश्चन है, क्या हम हिस्ट्री को एक अलग तरीके से नहीं लिख सकते थे, जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों पर फोकस करते, राजाओं के अलावा भी दूसरे दूसरे लोगों पर फोकस करते, वो कैसे काम कर रहे हैं, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए था, तो शायद हिस्ट्री थोड़ी अलग होती. When we write history or a story, we divide it into chapters. Why do we do this? It is to give each chapter some coherence. हिस्ट्री में हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स बता दी, बल्कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था. हिस्ट्री तो एक साथ कंटिन्यूएशन में हुई है, उसके बाद भी हमने इसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है. इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड. अगर आप हिस्ट्री ऐसे ही बताने जाओगे तो रियली में बोरिंग होगा, तो हमने इसको चैप्टर वाइज बता दिया, छोटी छोटी स्टोरीज़ में डिवाइड कर दिया, जिससे कि इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है.
In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. अब अगर मैं कहानी बता रही हूँ आपको हिस्ट्री की कि कैसे स्टार्ट हुई, तो मैं सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें ही बताऊँगी. ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में उससे अलावा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे काम का जितना है मैं उतना ही बताऊँगी जिससे कि आप मेरी स्टोरी अच्छे से समझ पाओ. In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? अब जब गवर्नर जनरल्स होते थे उस टाइम पर जो इंडियंस काम करते थे वो तो बिल्कुल भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में फिट होते ही नहीं थे. Clearly we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. इसका मतलब तो अगर हमें अपना हिस्ट्री लिखनी है ना, तो ये जो पहले के डेट्स हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं उसका तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह गया, और हमको तो नए सेट ऑफ डेट्स के साथ दोबारा से हिस्ट्री लिखनी चालू करनी पड़ेगी. हाउ डू वी पीरियोडाइज? अब हम कैसे इसको अलग अलग पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं हमारी हिस्ट्री को. In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. अब इसने जो बुक्स लिखी है इसने तो कास्ट के बेसिस पर 3 अलग अलग बुक्स लिख कर दी थी, हिंदू के अकॉर्डिंग, मुस्लिम के अकॉर्डिंग और ब्रिटिश के अकॉर्डिंग. दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, लेकिन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी करा. कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आपको भी लगता है कि इस वे ऑफ थिंकिंग में कुछ प्रॉब्लम है? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स? पीरियड्स में डिवाइड ही क्यों करना है? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स और अ टाइम इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस. हम एक टाइम पर हुए हुए सारे इंसिडेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं ताकि हम उसको बहुत अच्छे से समझ सकें. So the terms through which we periodize, that is, demarcate the difference between periods, become important. तो हमने क्या देखा कि अगर 2 पीरियड्स जब हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना अलग अलग, तो वो पॉइंट जहाँ से हम उसको डिमार्केट करते हैं, अलग अलग करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. ये ही हमें बताता है कि हमारा कैसा हमें उस सिग्निफिकेंस को देखते हैं जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में शिफ्ट हो रहे होते हैं. मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप. मिल के अकॉर्डिंग क्या था, जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं सबका लेवल थोड़ा कम था यूरोपियंस के लेवल से. अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल्ड द कंट्री. जब तक ब्रिटिश नहीं आई थी, जब तक हिंदू और मुस्लिम ही कंट्री को रूल करते थे. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टाबूज एंड सुपरस्टिशंस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ. सुपरस्टिशन क्या होती है? जो मान्यताएं हमारे दिमाग में चलती रहती हैं. ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया. अब मिल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ब्रिटिश रूल इंडिया में आ गया तो इंडिया के लोग बड़े डिसिप्लिन में आ जाएंगे. टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया. अब मिल चाहता था कि जो हमारे यूरोपियन तरीके हैं, मैनर्स हैं, वो सब हमें इंडिया वालों को भी सिखाने हैं. मिल in fact suggested that British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. अब मिल ने ब्रिटिशर्स को क्या सजेस्ट करा कि तुम तो टेरिटरीज को कॉन्कर करो, अपने कब्जे में ले लो, क्योंकि ये इंडियंस की खुशी के लिए हम लोग कर रहे हैं. फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प. उसने ये साबित करके बता दिया ब्रिटिशर्स को कि ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना इंडिया तो खुद प्रोग्रेस करने के केपेबल है ही नहीं. इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? अब हिस्ट्री में क्या बोला जाता है कि ब्रिटिश रूल जब तक नहीं आया था इंडिया में, उसके पहले वाला जो टाइम है ना, वो बिल्कुल अंधेरे वाला है, डार्कनेस का है पूरा के पूरा. जस्ट अ सेकेंड. Darkness. In any case, can we refer to any period of history as Hindu,
or Muslim. Did not a variety of faith exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the rules of the time? अब यहाँ है कि हम हिंदू मुस्लिम के बेसिस पर ही हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? जो हमने अलग अलग पीरियड्स बताए हैं वो हम एज के ऊपर पढ़ रहे हैं, रिलीजन के ऊपर पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? To do so is to suggest that the lives and practice of others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. अब हमने क्या बोला यहाँ पर कि ये जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं ये आप इससे ये साबित कर रहे हो कि जो एक्चुअल में जो कॉमन लोग हैं ना उनकी लाइफ तो मैटर ही नहीं करती है। ये आप शो कर रहे हो क्योंकि आपने मेन फोकस किसको दे दिया? रूलर्स को और उनकी लाइफ को, हिंदू मुस्लिम को। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ये हम अभी पढ़ते हैं और ये क्लासिफिकेशन ब्रिटिशर्स ने दिया है। अब इस क्लासिफिकेशन में भी खुद के प्रॉब्लम्स हैं। ये क्लासिफिकेशन या फिर ये पीरियोडाइजेशन हमें बोरो किया है हमने वेस्ट से, जहाँ पर जो मॉडर्न पीरियड है उसको हमने किससे एसोसिएट कर दिया है? विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। जब ये सारी ग्रोथ होंगी ना उसको आप मॉडर्न प्रॉब्लम बोलोगे, मेडिवल इशू बोलोगे। साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जब ये सारी चीज़ें ग्रो करेंगी तो ही आप मॉडर्निटी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हो। Medieval was a term used to describe a society where their features of modern society did not exist. अब मेडिवल एक ऐसा टर्म है जहाँ पर ये मॉडर्न सोसाइटी के जितने भी फीचर्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कैन वी uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our history? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom, or liberty, nor was the time one of economic growth and progress. अब ये तो हम सबको ही पता है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर इक्वालिटी थी ही नहीं, फ्रीडम है नहीं, लिबर्टी है नहीं, और उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो भी उस टाइम पर नहीं थी। Many historians therefore refer to this period as colonial, और बहुत से हिस्टोरियन सिर्फ इसी वजह से इस पीरियड को कॉलोनियल बोलते हैं। अब कॉलोनियल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल, subjugating local nawabs and rajas. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at lower prices, produced crops they need for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. कॉलोनियल में क्या है? जो नवाब से और राजास हैं ब्रिटिशर्स ने आकर उनको सब्जुकेट करा। सब्जुकेट का मतलब उन पर अपना कंट्रोल करा जीत कर। उसके बाद इन्होंने हर चीज़, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेकर आ गए। ये क्या करते? लोगों से सीड्स खरीद लेते और उसके बाद उसको महंगे दामों पर वापस से उन्हीं को दे देते थे। You will also came to know about the changes British rule brought about in values and taste, customs and practices. British rule की वजह से हमारे customs और practices पे भी बहुत गहरा change आया हुआ है। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonialization. अब जब एक कंट्री दूसरे को सब्जुकेट करती है तो वहाँ पर वो अपने जो कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं वो ट्राई करते हैं कि दूसरी कंट्री जिसको हमने अभी अभी अपने कब्ज़े में लिया है वो भी उन्हीं कल्चर को, उन्हीं सोशल एक्टिविटीज़ को फॉलो करने लग जाएं, और इन्हीं को हम बोलते हैं कोलोनियलाइजेशन। You will, however, find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the Plural. हर क्लास के लोग इसको अलग अलग सेंस में लेकर जाते हैं, तो हम नहीं बोल सकते कि दो जने इसको सेम वे में देखते हों, इसलिए इसको बोला गया है आर पास्ट इन द प्लूरल फॉर्म। हाउ डू वी नो? हमें कैसे पता चला? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? आप 250 साल की हिस्ट्री लिखनी है तो कुछ ना कुछ तो आपके पास सोर्सेज होंगे। Administrative
produces records. One important source is the official records of the British administration. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए हैं, जिसने हम लोग एक एक चीज़ यहाँ पर पता लगा सकते हैं. The British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. एक एक चीज़ ब्रिटिशर्स लिखते थे, चाहे वो कोई डिसीजन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, सब कुछ. एक बार ये पूरा हो जाता था, इसका काम क्या होता था, ताकि हम इजीली उसको पढ़ सकें या उस पर डिबेट कर सकें. दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर और मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स. फिर बाद में इसको पढ़ कर लोग अपने नोट्स लिखने लग गए थे. द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड, सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. अब ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो हमेशा के लिए हमें संभाल के रखने होते हैं. तो इस वजह से इन्होंने एक रिकॉर्ड रूम बना दिया था, ताकि जिसको भी कभी पढ़ना हो या फिर इनके उस रूल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वहाँ जाकर उससे ले सकते थे. द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्टरेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स, द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स. सबके पास अपने अपने सेपरेट रिकॉर्ड रूम्स होते थे. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस like archives and museums were also established to preserve important records. अब जो बहुत सारे important records होते थे, जो आप particularly लोगों को ऐसे generally में नहीं दे सकते हो, उसको आप archive में और museums में रखते हो. Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. उस टाइम पर जो लेटर जाते थे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, वो लेटर तक हमने यहाँ पर सेव करके रखे हुए हैं. यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स. वहाँ पर एक जना अगर दूसरे को कुछ भी रिटन में दे रहा है ना, चाहे वो कोई ऑर्डर हो या एनीथिंग, हर चीज़ का इनके पास रिकॉर्ड होता था. प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखते थे ये लोग. ये यहाँ की मेन बात है. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. कैलीग्राफी एक टाइप की लिखने का स्टाइल होता है, बहुत अच्छा लगता है लिखने में. तो हम लोग क्या करते थे, इन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करवा देते थे, क्योंकि जब आप ओरिजिनली काम कर रहे हो तब आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है. लेकिन अगर आप उसको रिकॉर्ड में रखना चाहते हो तो आपको हैंड राइटिंग अच्छी लिखनी पड़ेगी, ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो जाए. बाय द मिडल ऑफ द 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. हर एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एक के बाद एक जो ऑर्डर्स या पास करते जा रहे थे, उनकी कॉपीज़ ये लोग यहाँ पर बनाकर रख देते थे. सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट. The practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed that a country had to properly know before it could effectively administer. आप दूसरों पे कंट्रोल तभी कर पाओगे जब आपको पता है उनकी नीड्स क्या हैं, या फिर वो उनका वर्किंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. पूरी कंट्री में सर्वे हो चुका था 19th century तक. In the villages, revenue surveys were conducted. Effort was to know the topography, the soil quality, the flora, fauna, the local histories, and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer the region. Soil कैसा है, कितने पैसे लोग कमाते हैं, वहाँ के एनिमल्स कैसे हैं, प्लांट्स कैसे हैं, लोकल हिस्ट्री क्या है, क्रॉपिंग का पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, एक एक चीज़ के बारे में ये लोग सर्वे करके रिकॉर्ड लेकर आ रहे थे. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. हर 10 साल में वापस से ऐसा सेंसस ऑपरेशन होता था. These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religion, and occupation. There were many other surveys: botanical survey, zoological survey, archaeological survey, anthropological survey, forest surveys.
अब हर 10 साल में क्या नोट कर रहे हैं ये, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, बर्थ रेट, डेथ रेट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट हो रही है। कौन से कास्ट के कितने लोग हैं, कौन से रिलीजन के कितने लोग हैं, लोग क्या क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, ये तो हुआ इंसानों के बारे में। वैसे ही बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, अलग अलग सर्वे यहाँ पर भी चलते थे। वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। इससे बहुत चीज़ें तो हमको पता चल ही रही है, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दैट टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट was they were interested in and what they wished to preserve for posterity। अब ये जो रिकॉर्ड्स है ये तो ब्रिटिशर्स ने खुद ने लिखे हैं, तो वो तो जो दिखाना चाहते हैं हम लोग सिर्फ उतना सा देख रहे हैं। These records do not help us understand what other people in the country felt। जो वहाँ के लोकल पीपल है वो क्या फील कर रहे हैं उसके बारे में तो हमें इनसे पता नहीं लगता है, तो उसको देखने के लिए हमें कुछ और देखना पड़ेगा। तो हम अदर सोर्सेज को भी सर्च करने लग गए। अदर सोर्सेज में अब ऑफिशियल रिकॉर्ड तो एक जगह पर रखा हुआ मिल जाता है, यहाँ पर हमें उसके अलावा चीज़ें देखनी है। जैसे लोग जो अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं, पिलग्रिम्स के रिकॉर्ड्स, पिलग्रिम्स के आते हैं जो दूसरे कंट्री में घूमने के लिए आते हैं, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज़ जो खुद अपनी बुक्स लिखते हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाज़ार्स, या फिर उस टाइम के न्यूज़पेपर्स में जो पब्लिश होता था, जो लोग डिबेट करते थे, जो लीडर्स या रिफॉर्मर्स अपने आइडियाज़ लिखते थे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, पोएट्स, उन सारी चीज़ों से फिर हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया था। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। अब लिख तो वही सकता है जो पढ़ा लिखा होगा, तो इससे भी हमको पूरी हिस्ट्री नहीं पता लगी, क्योंकि ट्राइबल्स और पीजेंट्स ऐसे लोग हैं या फिर जो पुअर पीपल हैं उनको तो लिखना ही नहीं आता, और इस वजह से उनकी लाइफ को पता करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। अब हम लोग इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन हम पता लगा सकते हैं। सो दिस वॉज योर चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करे हैं, तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो इसका नेक्स्ट वीडियो देखें, जिससे आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इसका हेल्प ले सकें। थैंक यू सो मच।